और हिंदुस्तान के ताल्लुकात में जो कशीदगी आई थी 2019 के बाद, जब हिंदुस्तान ने कश्मीर, मकबूजा कश्मीर का खसूसी स्टेटस रिवोक कर दिया था। मकबूजा कश्मीर के स्टेटस की रेवोकेशन के बाद रियासत पाकिस्तान का जो बयानिया था वो बिल्कुल वाज़ेह था। अक़वाम मुत्तहिदा से मुखातिब होते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि बुनियादी हक खुद इरादियत ना सिर्फ हर कश्मीरी का हक है, लेकिन पाकिस्तान हर हाल और हर सतह पे कोशिश करेगा कि मकबूजा कश्मीर का परचम लहराया जाए और कश्मीरियों की आवाज़ को सेंटर किया जाए। अब गुज़िश्ता माह ये भी सुनने को मिला कि पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के इशू को मरकज़ बनाते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान हाथ बढ़ाएगा तो हम उस हाथ को थामेंगे, और हिंदुस्तान के अपने नुमाइंदों ने भी ऑफ द रिकॉर्ड इस बात की तस्दीक की कि एक तरह से रोड मैप बन गया है। लेकिन पिछले हफ्ते वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बार फिर मकबूजा कश्मीर के इशू को और जो उसका खसूसी स्टेटस था उसकी रेवोकेशन के हवाले से एक बार फिर बात की। ज़रा सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा। अब ये हुकूमत की भी एक पॉलिसी है कि सबसे पहले ख़ित्ते को देखा जाए और उस ख़ित्ते में जो भी तजारती ताल्लुकात बनाए जा सकते हैं, उनको कायम किया जा सकता है, उनको तरजीह दी जाए। लेकिन तब भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के इशू पर समझौता नहीं किया जा सकता। अगर कोई रोड मैप यानी कोई लाहे अमल हिंदुस्तान तय करे, वो इक़दामात सामने रखे जिससे ये एक तरह से नुमाया हो कि जो 2019 को मकबूजा कश्मीर के खसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया था, उन इक़दामात को वापस अगर लेंगे तो तब ही पाकिस्तान हिंदुस्तान का हाथ थामेगा। जनाब शराजी साहब, ये जो एक इशू सामने आया है, इसमें जो सवाल उठता है वो ये है कि क्या बीच में जब हमने बात की थौ की या कशीदगी में कमी की, तो क्या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब एक बार फिर दोहरा रहे हैं कि लोगों को भूले ना कि कश्मीरियों की बुनियादी हक़ खुद इरादियत कितना अहम है, या आपके करीब ये एक स्ट्रेटजी है जिसमें कोई तज़ादात नहीं है? आप क्या राय रखते हैं? मेरा ख़्याल में देखें, हिंदुस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात यकीनी तौर पे ख़ारजा पॉलिसी का एक अहम जुज़्व है, लेकिन साथ में इस बात को देखना पड़ता है कि जब तक दोनों मुल्कों के दरमियान जो तनाज़ात हैं उनके अंदर कोई कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट नहीं होती, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि वो गोल अचीव किया जा सकता है जिसकी ख्वाहिश कम से कम पाकिस्तान भी कर और भारत के अंदर भी हमें कुछ आवाज़ें ऐसे सुनने को मिलती हैं। प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल ठीक किया मेरे ख्याल में। रिसेंट पास के अंदर अगरचे सीज़ फायर हुआ कंट्रोल लाइन के ऊपर, जो पिछले कम व बेश हम कह सकते हैं कि 7-8 बरसों से वहाँ पे मुसलसल एक कशीदगी की फ़िज़ा में देखने को मिल रही थी, और जो मुशर्रफ दौर में एक सीज़ फायर एग्रीमेंट हुआ था उसकी मुसलसल वायलेशन हो रही थी। और उसके बाद आपने जैसे कहा बिल्कुल कि 2019 5 अगस्त का जो इक़दाम भारतीय, जिसमें 370 जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविज़न थी और 35A जिसके तहत मकबूजा कश्मीर को खसूसी हैसियत हासिल थी और वहाँ पे एक हुकूमत भी कायम थी, और जहाँ कहा जाता है कि बहरहाल एक डिफरेंट यूनिट था बाकी जो भारतीय इकाई हैं वहाँ से। लेकिन अब जो उसको भी ख़त्म कर दिया गया तो ज़ाहिर सी बात है मसले की संगीनी और बड़ी है। और अगरचे जैसे मैंने कहा कि पिछले अरसे में कुछ बैकडोर डिप्लोमेसी के ज़रिए कुछ हमारे इंटेलिजेंस चीफ के राब्ते हुए, वहाँ पे भी कुछ गुफ्तगू हुई और लग ये रहा था कि अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, और इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया जा रहा था कि शायद अब ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और मसाइल के हल की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन मेरे ख़्याल में इमरान खान साहब ने जो बात की है उसमें जो एक शक का एलिमेंट है उसको उन्होंने मद्देनज़र रखा है, क्योंकि अगर आप माजी पे नज़र दौड़ाएँ तो भारत ने कई मौक़ों के ऊपर अगरचे डायलॉग टेबल पे या सफारती महाज पे कहा कुछ है, लेकिन अमलन कुछ और किया है जिसका नुकसान सरासर पाकिस्तान को हुआ है। कश्मीर एक ऐसा मामला है कि जो एक इंटरनेशनल फोरम के ऊपर पड़ा हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर, और दोनों ममालिक ने वहाँ पे एक एग्रीमेंट शो किया हुआ है कि एक करारदाद जो मंजूर हुई है उसके तहत इस मसले को हल किया जाएगा। गोया कि एक वहाँ पे रायशुमारी होगी और उसके नतीजे में कश्मीर के मुस्तकबिल का फ़ैसला होगा। तो मेरा ख़्याल में इमरान खान साहब शायद डर रहे हैं, और बिल्कुल ठीक डर रहे हैं, कि अगर 370 ख़त्म हो गया, वहाँ पे 335A ख़त्म हो गया, गोया कि जो मकबूजा कश्मीर के खसूसी हैसियत थी उसे भारत ने ख़त्म कर दिया,
और इस इकदाम के बाद भी अगर हम भारत के साथ डायलॉग टेबल पे बैठते हैं तो मेरा ख्याल में फिर पूरी दुनिया को ये मैसेज जाएगा कि 70-74 बरस पहले जो पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के मामले पे एक पोजीशन ली थी और उसी पोजीशन के तहत ये मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी गया था और दोनों ममालिक इस पर एग्री भी हुए थे कि इसको कैसे हल करना है, तो मैं समझता हूँ कि वो पोजीशन फिर कंप्रोमाइज़ हो जाएगी। हम इसकी इंटरप्रिटेशन ये कर सकते हैं, जब भारत की तशरीह करेगा वो यही तशरीह करेगा कि देखें पाकिस्तान ने अपनी पोजीशन को तब्दील कर लिया है और इसके बावजूद कि हमने 5 अगस्त 2019 को एक और इकदाम उठाया जिसके तहत हमने मकबूजा कश्मीर की हैसियत को ख़त्म किया है, उसके बावजूद भी पाकिस्तान भारत को एंगेज कर रहा है और पाकिस्तान भारत के साथ डायलॉग टेबल पे आ गया है। तो अब दुनिया को भी समझना चाहिए और अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम को भी समझना चाहिए कि पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ तब्दील कर लिया है। तो मेरा ख्याल में ये एक दुरुस्त फैसला है कि जब तक वो चीज़ें वापस नहीं होती तब तक भारत के साथ हमें कम से कम डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर डायलॉग टेबल पर नहीं बैठना चाहिए। शक तो नहीं कि ये दुरुस्त फैसला है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इसको मुकम्मल किस तरह किया जाएगा। अब आप मुझसे बेहतर जानते हैं सर कि ये सिर्फ बीजेपी का एजेंडा नहीं था, ये बहुत देर से जिन सियासी जमातों को संघ परिवार कहा जाता है, जिनका उस हिंदुत्व इंतहा से ताल्लुक़ है, वो कुछ दहाइयों से कह रहे थे कि मकबूजा कश्मीर की जो खसूसी हैसियत है उसको हमने हर हाल में ख़त्म करना होगा। और जब नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को ख़त्म किया तो साथ में ये इम्कानात भी देखने को मिले कि आप वहाँ अपनी सेटलर हिंदू पॉपुलेशन को मुंतकिल करेंगे और जो डोमेस्टिक पॉपुलेशन है उसके डेमोग्राफिक को ना सिर्फ डायलूट करेंगे, ये जनीवा कन्वेंशंस की रोशनी में एक वॉर क्राइम तस्वर की जाती है। लेकिन जब हिंदुस्तान में राइट में इस तरह का कदम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो शराजी साहब, तो इसको वापस किस तरह लिया जाएगा उनकी डोमेस्टिक कंस्टिट्यूंसी को सामने रखते हुए? नहीं, यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि है बड़ा मुश्किल एक मरहला और बड़ी मुश्किल ये सूरत हाल है। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जो हम सोच रहे हैं बड़ी आसानी से हो लगे, लेकिन पाकिस्तान ने जो एक रास्ता अपनाया वो ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को एंगेज करने का, और वो इंटरनेशनल फोरम्स कि जिनको हम शायद पहले बेहतर अंदाज में इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वहाँ अपनी आवाज़ नहीं उठा रहे थे, और फिर अपने दोस्त ममालिक या कम से कम जो यूरोपियन कैपिटल्स हैं वहाँ जाके भी हम कोई ज़्यादा अग्रेसिवली इस सारे मामले को नहीं उठा रहे थे। तो अब जो इस दौर हुकूमत में तब्दीली में नज़र आई है कि एक तो एक इसके ऊपर बड़ी खुल के बात हो रही है और बड़ी एक एग्रेसिव हमने फॉरेन पॉलिसी के अंदर इस बात को उजागर कर रहे हैं कि कश्मीर एक बहुत इम्पॉर्टेंट मसला है, इंसानी हकूक़ का मसला अपनी जगह पे है, और 2 न्यूक्लियर पावर्स इस रीजन के अंदर हैं जिनके दरमियान ये डिस्प्यूट बड़े अरसे से चला आ रहा है और इससे पूरी जो आलमी अमन है उसको भी ख़तरा है। तो मेरे ख्याल में आपको इस बात से इत्तफाक होगा असद के माजी में हमने इस मसले को उजागर करने के लिए कोई ज़्यादा संजीदा कोशिशें नहीं की। यही तो इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि खारजा पॉलिसी के अंदर शायद दीगर चीज़ें तो बड़ी प्रोमिनेंट थी, लेकिन हमने इस मसले को कहीं पर से पुश डाल दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो इस दौर हुकूमत के अंदर इस पॉलिसी को अपनाया गया उसके रिजल्ट्स भी कुछ हमने देखे हैं। हमें नज़र आया है कि ब्रिटिश पार्लियामान के अंदर इस मसले को डिस्कस डिबेट किया गया, उनके पार्लियामान इसके ऊपर बोले। इसी तरह अमेरिका के अंदर इस मसले को बहरहाल मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर इसके ऊपर गुफ्तगू हुई। यूरोपीय यूनियन के अंदर इस मामले को उठाया गया, वहाँ पे भी इंसानी हकूक़ के को लेके तो भारत के ऊपर तनकीद की गई। तो मेरा ख्याल में शुरुआत अच्छी है, वक्त बड़ा लगेगा इसके ऊपर, और अगर यही इंटरनेशनल हमने प्रेशर ऑन रखा तो फिर जाके हम भारत को शायद इस बात पे मजबूर कर पाएँ कि वो जो 2019 का इक़दाम है उसको भी वापस ले और फिर पाकिस्तान के साथ डायलॉग टेबल पे आके इस मसले का कोई देर पा और कोई एक लॉजिकल हल की तरफ बढ़े। और अगर उस दौरान हमने उनको एंगेज कर लिया तो फिर जैसे आप जिन खदशात का इज़हार कर रहे हैं कि वहाँ डेमोग्राफी भी तब्दील होगी, वहाँ पे उनका जो एक तरह से इक़्तिदार है और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। मैं ज़रा हुकूमती पॉलिसी पर भी आना चाह रहा था शराजी साहब। अब आपने देखा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कुछ देर से कह रहे हैं कि हम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाना चाहते हैं, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने बारे में कहती है और उनके बारे में तंज के तौर पे कहा जाता है कि वो अक्सर अस्करी क़ुव्वतों के साथ एक ही सफ़े पे पाई जाती हैं, तो ये हमें अस्करी क़ुव्वतों की जानिब से भी एक बयानिया सुनने को मिल रहा है जियो इकोनॉमिक्स का। क्या आप जियो पॉलिटिक्स से हट कर मईशत को देखें, जो आपके इक़्तिसादी ताल्लुकात हैं उनको देखें, और ख़त्े में जिस तरह तुर्की ने एक बार किया कि जो भी अगर ऐसे ममालिक हैं जो कि
हरीफ हों आपके तो उनको दोस्त बना दें। नो एनिमीज इन द नेबरहुड वाली जो पॉलिसी है उसको अपनानी चाहिए। अब आपने देखा शराजी साहब के ईरान के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात अक्सर ख़राब हो जाते हैं। अफ़गानिस्तान जहाँ 70 की दहाई से या तो रूस या अमेरिका की जंग जारी होती है या उसकी अपनी खाना जंगी जारी होती है, उसके साथ भी ताल्लुकात वो आइडियल पर नहीं है जो कि उनको होना चाहिए था। और हिंदुस्तान तो आप सर आपको पता है बहुत देर से उसके साथ ताल्लुकात इसी तरह कशीदा हैं और मकबूजा कश्मीर उनका मरकज़ है। तो इन तमाम एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए सर क्या जियो इकोनॉमिक्स की ये जो पॉलिसी है जो मैं बार बार बताया जा रहा है, अभी इमरान खान साहब ने यूरोपीय यूनियन का एक बार फिर उसकी मिसाल दी कि वो ममालिक जिन्होंने इतनी देर जंग लड़ी आपस में, वो अब किस तरह बिल्कुल ही एक अमन की सूरत हाल में आपस में तजारत कर रहे हैं। क्या जनूबी एशिया में इस तरह हो सकेगा? होना तो चाहिए। अच्छा। मेरे ख्याल में बहुत बड़ा पोटेंशियल है और इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया अगर कहा जाए कि फार ईस्ट को लेके चाइना को ले लें, साथ में आप इंडिया को ले लें, पाकिस्तान को ले लें, बांग्लादेश को ले लें, तो इतनी बड़ी आबादी और उसके अंदर इतना बड़ा पोटेंशियल है, तो होना तो असूलन यही चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान शायद उसकी अप्रोच डिफरेंट है और यही वजह है कि सबसे बड़ा हर्डल हम समझते हैं कि भारत ही है जो शायद अब एक नई अलाइनमेंट में चला गया है और वो शायद अपने यूरोपीय और अमेरिका के साथ उनके ताल्लुकात को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। और वजह ये है कि अपने पड़ोस के अंदर वो चाइना हो, पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, उनके साथ एंगेजमेंट के लेवल को बेहतर करने के बजाय वो कहीं और नज़रें उनकी हैं। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से अगर हमने सिर्फ एक खुद पाकिस्तान को इनिशिएटिव लेता है तो वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि भारत के डिस्प्यूट्स रीजन के अंदर कमोबेश हर मुल्क के साथ हैं। वो चाइना हो उनके साथ भी है, पाकिस्तान के साथ तो हैं ही हैं, इसी तरह नेपाल के साथ भी अपने रिसेंट पास के अंदर देखा, बांग्लादेश के साथ भी उनके थोड़े बहुत डिस्प्यूट्स रहे हैं। तो मेरा ख्याल में ये जो जियो इकोनॉमी की बात आप कर रहे हैं इसमें कोई शक नहीं है कि इस तरफ बढ़ना चाहिए, लेकिन डिस्प्यूट्स को नज़रअंदाज करके आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप बढ़ेंगे तो यकीनी तौर पे इस वक्त जो थोड़ी बहुत आपके लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे एक सपोर्ट हासिल है और आपके इस डिमांड को एक लेजिटिमेट माना जाता है तो वो कंप्रोमाइज़ होगी। तो मैं समझता हूँ कि मुमकिन है कि जो आप इकोनॉमी को बेहतर करने के हवाले से बाकी चीज़ों को पसे पुश डाल के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो इस गोल को भी अचीव ना कर पाएँ, और जो दीगर मसाइल हैं उसके ऊपर भी जो थोड़ी बहुत सपोर्ट आपको रीजन के अंदर दोस्त ममालिक की जानिब से मिल रही है या इंटरनेशनल के फोरम्स के ऊपर मिल रही है उससे भी आपको हाथ धोना पड़े। तो बड़ी एक कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है असद, इसको हैंडल करना इतना आसान नहीं है कि आप कहें कि बड़ा एक सादा सा एक फार्मूला है और आप उस पर चल पड़ेंगे तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। भारत की सोच को समझना और उसके अकॉर्डिंगली फैसले करना जाहिर सी बात है, इसके लिए आपको बड़ी डीप कंसल्टेशन चाहिए और मुल्क के अंदर आपको एक वो कहते हैं ना कि एक कलेक्टिव आपको सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं हो कि जैसे हमने देखा है कि कश्मीर के मामले पे जब 5 अगस्त 2019 का इक़दाम भारतीय इक़दाम आया है तो हम आपस में यहाँ लड़ रहे थे। एक कह रहा था कि किसी ने सौदा कर दिया है, तो कोई कह रहा है कि जी आपने बेच दिया कश्मीर को, कोई कह रहा है जी आपने बेच दिया। तो पाकिस्तान के अंदर भी सियासी जमातों को चाहिए जिस तरह हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के इशूज़ के ऊपर एक बड़ी कलेक्टिव अप्रोच के साथ वो आगे बढ़ते हैं, तो हमें भी चाहिए कि कलेक्टिव विजडम के साथ फैसले करें। तो मेरे ख्याल में वो जो आप बात करें कि हम जियो इकोनॉमी को भी मेक श्योर कर पाएंगे और इन डिस्प्यूट्स को भी बेस्ट वे में रिजॉल्व करने के पोजीशन में आ जाएंगे।